नमस्कार दोस्तों, आज के 8 मिनट में 24 खबरों के इस बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। खबरें उन मुद्दों पर जिनसे है आपका सरोकार। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी कैलाश विजयवर्गीय की छुट्टी कर सकती है, जो कि मौजूदा समय में सूबे के प्रभारी हैं। वो इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। विजयवर्गीय की जगह केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को सूबे का प्रभार सौंपा जा सकता है, जिन्होंने पिछले आम चुनाव में यूपी के अमेठी से कांग्रेस के पूर्व चीफ राहुल गांधी को हराकर अपना लोहा मनवाया था। वो अच्छी वक्ता हैं। वो न केवल बढ़िया हिंदी बोलती हैं, बल्कि धारा प्रवाह बंगाली भी बोलना जानती हैं। ईरानी की मां बंगाली हैं। हरियाणा के फतेहाबाद से टोहाना के जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार के मामले में किसानों की गिरफ्तारी को लेकर उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि इसी बीच जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली के तेवर नरम पड़ गए हैं। गिरफ्तार किसानों को रिहा करने की मांग को लेकर किसान नेताओं ने रात भर टोहाना थाने के सामने धरना दिया। किसान नेता राकेश ने कहा कि उन्हें छोड़ा जाए, नहीं तो हमें भी गिरफ्तार किया जाए। वहीं जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली ने माफी मांगते हुए कहा कि 1 जून को कुछ लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया था। हमला करने वाले अपने आप को किसान बता रहे थे, लेकिन मेरा मानना है कि वो किसान नहीं हो सकते। वहाँ ऐसे हालात पैदा हो गए कि मेरे मुंह से कुछ अपशब्द निकल गए, जिसके लिए मैं किसान भाइयों से माफी मांगता हूँ। प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट को लेकर लक्षद्वीप पिछले कई हफ्तों से सुर्खियों में है। इस एक्ट का स्थानीय लोग जमकर विरोध कर रहे हैं। अब इसको लेकर 93 पूर्व नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर चिंता व्यक्त की है। नौकरशाहों ने पत्र में कहा है कि विकास के नाम पर वहां जो कुछ हो रहा है वो परेशान करने वाला घटनाक्रम है। उन्होंने प्रधानमंत्री से यहाँ एक ऐसा उचित विकास मॉडल सुनिश्चित करने की अपील की, जिसके लिए यहाँ रहने वाले लोगों से विचार लिए जाएं और उस मॉडल में सुरक्षा, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा और अच्छी शासन प्रणाली समेत अन्य चीजें शामिल हों। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में घर घर राशन मुहैया कराने वाली योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा कि जब दिल्ली में पिज्जा और बर्गर की डिलीवरी हो सकती है, तब घर घर राशन क्यों नहीं मुहैया कराया जा सकता। 75 सालों से फाइलों में जनता के नाम का राशन जारी होता है, पर लोगों को मिलता नहीं है, चोरी हो जाता है। ये राशन माफिया का काम है और इसके तार ऊपर तक जुड़े हुए हैं। मैंने 17 साल पहले भी राशन माफिया के खिलाफ आवाज उठाई थी। यही वजह रही कि हमारी टीम पर तब 7 बार खतरनाक हमलों की कोशिश हुई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें ट्विटर पर बधाई नहीं दी, जबकि आमतौर पर वो जन्म दिवस, जयंती और पुण्यतिथि आदि को लेकर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर पोस्ट करते हैं और खासा सक्रिय भी रहते हैं। पीएम के सीएम को ट्वीट कर बधाई न देने के बाद सियासी गलियारों में अटकलें तेज हो गई कि क्या यूपी में सब ठीक है। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय में सूत्रों के हवाले से पता लगा है कि पीएम ने शनिवार को सीएम योगी से फोन पर बात की थी और उसी दौरान उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान पीएम ने किसी और को भी ट्विटर पर जन्मदिन की बधाई नहीं दी है। देश में कोरोना की दूसरी लहर अब भी समाप्त नहीं हुई है। कई राज्यों में अब भी लोग तेजी से संक्रमित पाए जा रहे हैं। अब बच्चे भी इस खतरनाक वायरस की चपेट में आना शुरू हो गए हैं। लोगों को इससे बचाने के लिए तेजी से वैक्सीन लगाए जा रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए अब तक कोई भी वैक्सीन नहीं आया है। बिहार के किशनगंज से गलगलिया की रहने वाली 3 महीने की एक बच्ची की कोरोना से मौत हो गई। बच्ची में कोरोना वायरस मिलने और इससे मौत होने का ये पहला मामला है। हालांकि बच्ची की मां और पिता कोरोना से संक्रमित नहीं है। कोरोना के अलावा बच्ची की मौत का कारण लचर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। अस्पतालों में पर्याप्त बेड, वेंटिलेटर नहीं है। बिहार में बच्चों के सिर्फ 143 वेंटिलेटर हैं, जबकि कम से कम 10,000 वेंटिलेटर्स की जरूरत है। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के मामले में जब से एक रहस्यमयी महिला की एंट्री हुई है, तब से ये पहेली और उलझती जा रही है। आखिरकार बाबरा जराबिका है कौन? एंटीगुआ और बारबुडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने उसे चोकसी की गर्लफ्रेंड बताया था। उनके मुताबिक चोकसी उसके साथ डोमिनिका में अच्छा वक्त बिताने के मकसद से गया। हालांकि चोकसी के वकील विजय अग्रवाल और भगोड़े कारोबारी की पत्नी प्रीति का दावा है कि जराबिका भारतीय ऑपरेशन का हिस्सा थी। प्रीति ने बताया कि वो जराबिका से कभी नहीं मिली। ऐसा तब हुआ जब वो एंटीगुआ में कुछ समय तक उसके बगल में ही रही। चोकसी की बीवी का ये भी कहना है कि मीडिया में जिस महिला की तस्वीर सामने आई थी, असल में वो औरत है ही नहीं जिसने उसके पति को फंसाया है। कोरोना संकट काल के बीच भारतीय जनता पार्टी की नजरें आगामी 5 सूबों के विधानसभा चुनावों पर भी है। ये इलेक्शंस उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, पंजाब और गोवा में होने हैं, जिनसे पहले पार्टी ने अपने कैडर को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का फैसला लिया है। नई दिल्ली में बीजेपी नेताओं का इस मसले पर घंटों मंथन चला। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई पार्टी महासचिवों की बैठक में पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पांडिचेरी
शहरी चुनावों के नतीजों और पार्टी के प्रदर्शन पर आंकलन किया गया। सूत्रों ने बताया कि बंगाल में बहुमत न मिलने के पीछे बीजेपी नेताओं के मंथन में ये कारण निकला है कि वे लोग मुस्लिम मतों के ध्रुवीकरण की वजह से वहां का चुनाव हारे हैं। देश में कोरोना के मामले तेजी से कम हो रहे हैं। इस बीच दूसरी लहर से निपटने के लिए कई राज्य सरकारों की तरफ से लगाए गए लॉकडाउन में छूट देने की शुरुआत की गई है। सोमवार से दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा सहित तमाम राज्यों में लोगों को कुछ राहत मिलेगी। दिल्ली में कोविड-19 के सुधरते हालात के मद्देनजर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को लॉकडाउन में और छूट देने की घोषणा करते हुए कहा था कि आज से दिल्ली मेट्रो 50% क्षमता के साथ चलेगी तथा बाजार और मॉल सम विषम आधार पर खुलेंगे। महाराष्ट्र में पहली श्रेणी में 5% संक्रमण दर और 25% से कम ऑक्सीजन बिस्तर वाले शहर और जिलों में आवश्यक और गैर जरूरी दुकानों, मॉल, थिएटर, सभागार, रेस्तरां, निजी कार्यालय, सार्वजनिक स्थान, खेल प्रतिष्ठान निर्धारित समय पर पूरी तरह से खुलेंगे। ऐसे स्थानों पर फिल्म की शूटिंग, सामाजिक और राजनीतिक सभाएं फिर से शुरू हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 4 और जिलों में सप्ताह में से 5 दिन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू में छूट देने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद आज से वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद जिलों में कोरोना कर्फ्यू में छूट मिलेगी और अब राज्य के 71 जिले छूट वाली श्रेणी में आ जाएंगे। हरियाणा सरकार ने रविवार को कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन को और एक सप्ताह के लिए 14 जून तक बढ़ा दिया है। हालांकि राज्य सरकार ने दुकान और शॉपिंग मॉल को खोलने संबंधी छूट दी है। धार्मिक स्थान भी अब एक समय पर 21 लोगों के साथ खुल सकते हैं। कॉर्पोरेट कार्यालयों को भी सामाजिक दूरी नियमों का पालन करते हुए 50% कर्मियों के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। किसी भी शादी और अंतिम संस्कार में अब 21 लोग शामिल हो सकते हैं। हालांकि शादी में बारात निकालने की इजाजत अभी तक नहीं मिली है। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या के 1 साल पूरे होने को हैं। सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने कई अहम खुलासे किए हैं। रिया ड्रग्स मामले में मुख्य आरोपी है। एनसीबी को दिए बयान में रिया ने कहा है कि सुशांत के परिवार वालों को पहले से ही उनके ड्रग्स लेने की आदतों के बारे में पता था। वो अपनी बहन और जीजाजी के साथ भी ड्रग्स लिया करते थे। हालांकि रिया इस मामले में अभी भी जमानत पर बाहर है। भारत में सबसे पहले कोरोना के मामले केरल में ही सामने आए थे। दूसरी लहर में भी कोरोना का सबसे ज्यादा कहर केरल में ही देखने को मिला। विपक्षी दलों की तरफ से राज्य सरकार पर कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़े छुपाने के आरोप विजयन सरकार पर लगाए जा रहे हैं। अब राज्य सरकार ने कोविड से हुई मौतों को गिनने का तरीका बदलने का फैसला किया है। केरल में 30 जनवरी 2020 से लेकर 4 जून 2021 तक सरकारी आंकड़ों के अनुसार 9510 लोगों की मौत हुई है। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से लगातार सरकारी आंकड़ों पर सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। सिंडिकेट बैंक के ग्राहकों को 1 जुलाई से नए IFSC कोड की जरूरत पड़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि सिंडिकेट बैंक के मौजूदा IFSC कोड की मान्यता 30 जून तक है। दरअसल बीते साल इस बैंक का कैनरा बैंक में विलय हो गया था। ऐसे में बैंक की सभी शाखाएं अब कैनरा बैंक की शाखाओं के तौर पर काम कर रही हैं। बैंक ने ट्वीट करके कहा है कि सभी सिंडिकेट बैंक खाता धारक ध्यान दें, बैंक के मौजूदा IFSC 1 जुलाई 2021 से बदलने जा रहे हैं। कृपया हमारी वेबसाइट पर अपना नया IFSC कोड देख लें। करनी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू का एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हुए सुने जा रहे हैं कि वो हमारी अश्लील वीडियो बनाएं और हम उनका मर्डर भी ना करें। सूरजपाल अम्मू नूह में आसिफ हत्याकांड में पकड़े गए आरोपियों को लेकर आयोजित महापंचायत को संबोधित कर रहे थे। हमारे बच्चे निर्दोष हैं, उन्हें छोड़ा जाए। महापंचायत में उनकी बात को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म है। सरकार और संगठन में फेरबदल की अटकलों के बीच रविवार को बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात कर एक बंद लिफाफा उन्हें सौंपा है। हालांकि ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि प्रदेश प्रभारी ने जो लिफाफा राज्यपाल को दिया है उसमें क्या है। पूर्व कृषि मंत्री और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से बातचीत में नेतृत्व परिवर्तन की संभावना संबंधी सवाल पर कहा, ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार और संगठन बहुत मजबूती के साथ चल रहे हैं। देश के अंदर सबसे मजबूत संगठन और सबसे लोकप्रिय सरकार उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। योग गुरु बाबा रामदेव लगातार विवादों में हैं। डॉक्टरों को लेकर दिए गए बयान के बाद अब एस्ट्रोलॉजर्स को लेकर भी उन्होंने विवादित बयान दिया है, जिसके बाद अब वो एक बार फिर से निशाने पर आ गए हैं। बाबा रामदेव ने कहा है कि ज्योतिषी काल, घड़ी, मुहूर्त के नाम पर लोगों को बहकाते हैं। उनके बयान पर BHU के एक प्रोफेसर ने कहा कि बाबा रामदेव हर माह माफी मांगते हैं, इनका लाइसेंस रद्द कर इन्हें जेल भेजा जाए। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कहा कि भारत सरकार ने भ्रम में रहते हुए कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए काम करने के बजाय अपने कामों का श्रेय लेने पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे भ्रमित मानसिकता की स्थिति बन
गई और काफ़ी दिक्कतें पैदा हुई। स्किज़ोफ्रेनिया एक गंभीर मनोरोग है जिसमें रोगी वास्तविक और काल्पनिक संसार में भेद नहीं कर पाता। प्रख्यात अर्थशास्त्री ने शुक्रवार देर शाम को राष्ट्र सेवा दल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि भारत अपने दवा निर्माण के कौशल और साथ ही उच्च रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण महामारी से लड़ने के लिए बेहतर स्थिति में था, लेकिन भारत अपनी क्षमताओं के साथ काम नहीं कर सका। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक टीवी शो में चर्चा के दौरान कहा कि कांग्रेस के कुछ प्रवक्ता कहेंगे कि ट्विटर को बैन कर दीजिए। जैसे ही बैन किया जाएगा वे कहेंगे देखा मोदी तो हिटलर है, बैन कर दिया। पैनल में शामिल राजनीतिक विश्लेषक मनस्वी थापर लगातार कह रहे थे कि सरकार ट्विटर को सीधे बैन क्यों नहीं कर देती, उसे नोटिस क्यों दे रही है, ट्विटर की औकात कैसे हुई एक विदेशी कंपनी हमारे देश में आकर हमारे उपराष्ट्रपति के साथ ऐसा करे। संबित पात्रा ने जवाब दिया, अगर इसी तरह से ट्विटर मनमाने ढंग से आगे चलती रहेगी और हमारे देश के संविधान को नहीं मानेगी तो वो दिन दूर नहीं जब सरकार बहुत सख्त कदम उठाएगी। हरियाणा के सेवानिवृत्त कर्मियों और कोरोना वॉरियर्स सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। हरियाणा सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मियों और कोरोना वॉरियर्स को LTC यानी कि लीव ट्रेवल कंसेशन में 1 महीने की सैलरी देने का फैसला किया है। कोरोना काल में राज्य सरकार की ओर से इन कर्मियों के लिए ये बड़ा तोहफा है। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार सबसे पहले 70 साल से अधिक उम्र के रिटायर कर्मचारियों को LTC का लाभ मिलेगा। इसके बाद इसी साल रिटायर हो रहे कर्मचारियों, पिछले साल सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों और कोरोना वॉरियर्स के तौर पर काम कर रहे स्वास्थ्य, चिकित्सा और पुलिस महकमे के मुलाजिमों को LTC दी जाएगी। हरियाणा के रोहतक जिले की सुनारिया जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को कुछ जांचों के लिए गुड़गांव के मेदांता अस्पताल ले जाया गया। सुनारिया जेल के अधीक्षक सुनील सांगवान ने फोन पर PTI भाषा को बताया कि गुरमीत की तबियत से जुड़ी सभी जांचें रोहतक में स्थित PGIMS में नहीं की जा सकती थी। इस संबंध में एक और शीर्ष सरकारी अस्पताल से संपर्क किया गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि कोविड-19 के हालात चलते फिलहाल यहां जांचें नहीं की जा रही। आइए अब हम आपसे बात करते हैं 7 जून को इतिहास में घटी कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में। आज के दिन यानी कि 7 जून 1631 में मुगल बादशाह शाहजहां की बीवी मुमताज बेगम की बुरहानपुर में 39 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। 7 जून 1692 को जमैका में भूकंप के कारण 3000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 7 जून 1893 को महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में प्रथम बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। 7 जून 1928 को वेटिकन सिटी पूर्ण रूप से संप्रभु राष्ट्र बना। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अभिनेता को सांस लेने में तकलीफ हुई थी। दिलीप कुमार की पत्नी एवं मशहूर अभिनेत्री सायरा बानो ने बताया कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और इसी के चलते उन्हें आज 8:30 बजे माहिम के हिंदुजा अस्पताल में दाखिल कराया गया है। उनके एक करीबी दोस्त ने बताया कि फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है, उनकी उम्र अधिक है और हम कोई खतरा नहीं लेना चाहते, इसीलिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये थी आज की 24 अहम खबरें। आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि हम कम समय में आपके काम की और अच्छी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करें। आप सब अपने परिवारजन के साथ हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। अब आप अपने दोस्त रवि मोहन को दीजिए इजाजत। न्यूज़ एंड व्यूज़ विद रवि मोहन के अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।